रोम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक महाकाव्य एपिक टेल है। यह 700 सालों का वो सफर है जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिया और फिर उसी लोकतंत्र को अपने हाथों से गला घोंटकर मार दिया। प्राचीन रोमनों के लिए उनके शहर की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी। लेजेंड्स के अनुसार रोम की आधिकारिक स्थापना 21 अप्रैल 753 बीसी को जुड़वा भाइयों रोमुलस और रेमस ने की थी। ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। इनकी मां थी रिया सिल्विया, जो एल्बा लोंगा के राजा न्यूमिटोर की बेटी थी, और पिता कोई इंसान नहीं बल्कि खुद रोमन युद्ध के देवता मार्स थे। लेकिन पैदा होते ही मौत उनका इंतजार कर रही थी। उनके दुष्ट चाचा अमूलियस ने गद्दी हथिया ली थी। उसे डर था कि ये बच्चे बड़े होकर उससे बदला लेंगे। उसने आदेश दिया, इन बच्चों को टाइबर रिवर में डुबो दो। लेकिन नियति फेट को कुछ और मंजूर था। नदी की लहरों ने उन बच्चों को नहीं मारा बल्कि उन्हें एक किनारे पर सुरक्षित छोड़ दिया। और यहां इतिहास का सबसे मशहूर दृश्य सामने आता है। एक मादा भेड़िया शी वुल्फ ने उन रोते हुए बच्चों की आवाज सुनी। उसने उन्हें अपना दूध पिलाया और पाला। यह भेड़िया उस जंगली और खूंखार ताकत का प्रतीक थी जो आगे चलकर रोम की पहचान बनने वाली थी। बाद में एक चरवाहे फास्तुलस ने उन्हें अपनाया। जब वे बड़े हुए तो वे जन्मजात योद्धा थे। जब उन्हें अपने शाही खून का सच पता चला तो उन्होंने अपने चाचा पर हमला किया, उसे मार डाला और अपने दादा को वापस गद्दी पर बिठाया। भाई का खून और रोम की निम्फ अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद दोनों भाइयों ने अपना खुद का शहर बसाने का फैसला किया, उसी जगह जहां भेड़िया ने उन्हें बचाया था। लेकिन इतिहास गवाह है, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, रिश्तों की सगी नहीं होती। शहर की दीवारें कहां होंगी और राजा कौन बनेगा, इस बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। और इसका अंत ट्रेजेडी में हुआ। रोमुलस ने अपने ही भाई रेमस की हत्या कर दी। उसने अपने भाई के खून से सनी जमीन पर शहर की नींव रखी और उसका नाम अपने नाम पर रखा, रोम। लेकिन रोमुलस के पास एक बड़ी समस्या थी। उसका नया शहर भगोड़ों, अपराधियों और निर्वासित पुरुषों से भरा था। वहां महिलाएं नहीं थीं। बिना महिलाओं के शहर का भविष्य नहीं था। रोमुलस ने एक भयानक और साहसी योजना बनाई। उसने अपने पड़ोसियों साबाइन्स को एक उत्सव में आमंत्रित किया। जब उत्सव अपने चरम पर था, रोमनों ने इशारा किया और साबाइन कुंवारी लड़कियों का अपहरण, किडनैपिंग कर लिया। इतिहास इसे द रेप ऑफ द सेवन वुमेन के नाम से जानता है। जाहिर है, युद्ध छिड़ गया। लेकिन जब साबाइन सेना रोम को खत्म करने आई तो एक चमत्कार हुआ। वो ही महिलाएं जिनका अपहरण हुआ था, वे युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। उन्होंने अपने पिताओं साबाइन्स और अपने पतियों रोमनों के बीच समझौता करवाया। रोम बच गया। दोनों राज्य एक हो गए। रोमुलस और साबाइन राजा टाइटस स्टैटियस ने मिलकर राज किया। ग्रीक या ट्रोजन, इतिहास का पेंच, यह भेड़िया और देवताओं की कहानी तो रोमनों का पसंदीदा सच था। लेकिन इतिहासकार सदियों से इस पर बहस कर रहे हैं, क्या रोमनों की जड़ें ग्रीक थीं? ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो का मानना था कि यह शहर आर्केडियन ग्रीक लोगों ने बसाया था। कुछ कहते हैं कि शहर की स्थापना रोमोस ने की थी, जो ग्रीक नायक ओडिसीस का बेटा था। लेकिन रोमनों को यह पसंद नहीं था। वो ग्रीक वंशज बनकर नहीं रहना चाहते थे। जैसे जैसे रोम ताकतवर हुआ, उन्हें ग्रीक मूल शर्मनाक लगने लगा। शायद इसीलिए उन्होंने कहानी बदल दी। रोमोस बन गया रोमुलस, और ग्रीक नाम को छिपाने के लिए रेमस नाम का भाई जोड़ा गया। बाद में महान कवि वर्जिल ने अपनी महाकाव्य एनीड में एक और कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा कि रोम की निम्न ट्रोजन राजकुमार एनीस ने रखी थी, जो ट्रॉय के विनाश के बाद वहां आया था। जूलियस सीजर और सम्राट ऑगस्टस इसी ट्रोजन वंश का होने का दावा करते थे। सच जो भी हो, शुरुआत में रोम पर 7 राजाओं ने राज किया, रोमुलस से लेकर आखिरी एट्रस्कन राजा तक। लेकिन यहां गणित का एक पेंच है।
243 सालों में सिर्फ 7 राजा, यानी हर राजा ने औसत 35 साल राज किया। उस जमाने में यह नामुमकिन था। इतिहासकार मानते हैं कि कई राजाओं के नाम इतिहास से मिट गए। क्यों? क्योंकि चौथी सदी ईसा पूर्व में गौल लोगों ने रोम को लूटा था और शहर के सारे रिकॉर्ड जला दिए थे। ल्यूक्रेसिया का बलिदान और राजशाही का अंत। राजाओं का अंत कैसे हुआ? रोम का आखिरी राजा था टार्क्विन द प्राउड, एक क्रूर तानाशाह। लेकिन उसके पतन का कारण उसका बेटा सेक्सटस टार्क्विनियस बना। सेक्सटस ने एक कुलीन महिला ल्यूक्रेसिया के साथ रेप किया। शर्म और अपमान में ल्यूक्रेसिया ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने रोम की आत्मा को झकझोर दिया। ल्यूक्रेसिया के पिता और राजा के भतीजे ब्रूटस ने कसम खाई, अब और कोई राजा नहीं। उन्होंने सेना और सीनेट को इकट्ठा किया और राज परिवार को शहर से खदेड़ दिया। 509 बीसी सीनेट ने न सिर्फ राजा को हटाया बल्कि राजशाही के विचार को ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, रिपब्लिक। ताकत अब एक आदमी के पास नहीं होगी। 2 नए अधिकारी चुने गए जिन्हें काउंसिल्स कहा गया। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता था और वे एक दूसरे को वीटो कर सकते थे। ताकत अब चेक और बैलेंस पर टिकी थी। लोकतंत्र, तानाशाह और कानून की 12 तख्तियां शुरुआती। रिपब्लिक आज का लोकतंत्र नहीं था। सारी ताकत अमीर अभिजात्य वर्ग पेट्रिशियंस के पास थी। आम जनता प्लेबियंस के पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे रिपब्लिक परिपक्व हुआ, आम लोगों ने अपने अधिकार मांगे और अंततः कांसल बनने का हक भी पाया। इस नए सिस्टम की सबसे शानदार और खतरनाक विशेषता थी तानाशाह, द डिक्टेटर। जब रोम पर कोई बड़ा संकट आता तो सीनेट 6 महीने के लिए एक आदमी को तानाशाह चुनती थी। उस दौरान उसके पास असीमित ताकत होती थी। इसका सबसे महान उदाहरण था सिंसिनाटस। जब रोम हार रहा था, सीनेट ने उसे खेत से बुलाया। सिंसिनाटस ने हल छोड़ा, तलवार उठाई, 15 दिनों में दुश्मनों को हराया, रोम को बचाया और फिर उसने सत्ता छोड़ दी और वापस अपने खेत जोतने चला गया। यह नागरिक कर्तव्य की पराकाष्ठा थी। 449 बीसी तक रोम ने अपना पहला लिखित संविधान बनाया, 12 टेबल्स, द 12 टेबल्स। यह कानून की वो तख्तियां थीं जिन्होंने तय किया कि कानून की नजर में अमीर और गरीब बराबर होंगे। सरकारी नींव अब मजबूत थी। रोम अब तैयार था अपने अगले बड़े लक्ष्य के लिए, विस्तार, एक्सपेंशन। अपने पड़ोसियों को शांत करने के बाद युवा रिपब्लिक अब अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करने वाला था, बैटल ऑफ लेक रेजिलेसे। 5वीं सदी ईसा पूर्व की शुरुआत। रोम ने अभी अपनी आजादी पाई थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। लैटिन लीग पड़ोसी कबीलों का एक संघ रोम को कुचलने के लिए तैयार खड़ा था। रोम ने अपने तानाशाह डिक्टेटर ऑलस पोस्टुमियस एल्बस को कमान सौंपी। रोमन सेना ने बिजली की तेजी से मार्च किया और लैटिन सैनिकों को चौंका दिया जो अभी मदद, रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के मैदान का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तरफ रोमन पैदल सेना और घुड़सवार थे, दूसरी तरफ लैटिन नेता ऑक्टेवियस मैमिलियस था और उसके साथ कौन खड़ा था? लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस, टार्क्विन द प्राउड, रोम का वो आखिरी राजा जिसे बेइज्जत करके निकाला गया था। टार्क्विन को वहां देखकर रोमन सैनिकों का खून खौल उठा। यह अब सिर्फ युद्ध नहीं था, यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी। वो अपने पुराने अत्याचारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लड़ाई शुरू हुई, दोनों तरफ के नेता घायल हो गए। तभी रोमन घुड़सवारों ने एक अजीब और साहसी चाल चली। वो अपने घोड़ों से उतर गए और पैदल लड़ने लगे। यह देखकर लैटिन सेना घबरा गई। उन्हें लगा कि रोमन मारने पर उतारू हैं। इस मनोवैज्ञानिक दबाव और क्रूर हमले ने लैटिन सेना को तोड़ दिया। रोमनों ने उनके कैंप पर कब्जा कर लिया। टार्क्विन हार गया। रोम की रिपब्लिक सुरक्षित थी। राजा का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। पहाड़ों की लड़ाई और रोम की रणनीतिक जीत लैटिन खतरे के बाद
रोम को चैन नहीं मिला। 458 बीसी में एक्वी और वोल्सी कबीलों ने हमला किया। माउंट अलगोडस का युद्ध। एक्वी कबीले ने रोम के सहयोगी टस्कुलम पर हमला करके शांति समझौता तोड़ दिया था। रोम ने तुरंत जवाब दिया। यहां हमें रोम की उभरती हुई सैन्य प्रतिभा देखने को मिली। रोमनों ने दुश्मन को दो तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा और एक साथ हमला किया। यह रणनीति इतनी सफल रही कि इक्वी कबीला घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अगले एक दशक तक छोटी मोटी झड़पें होती रही। एक बार तो दुश्मनों ने रोमन बेस कैंप पर कब्जा कर लिया और 6-0 रोमन सैनिकों को मार डाला। लेकिन रोम वापसी करना जानता था। उन्होंने फिर से अपनी मल्टी डायरेक्शनल अटैक रणनीति अपनाई और जीत हासिल की। अब रोम सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा था, वह अपने पड़ोसियों पर हावी डोमिनेंट हो रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उत्तर से एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे वो रोक नहीं पाएंगे। गॉल का आगमन और कूटनीतिक पाप। 390 बीसी पो घाटी, पो वैली में बसने वाले सेल्टिक लोग, जिन्हें रोमन गॉल कहते थे, रोम के करीब आ रहे थे। इनका नेतृत्व कर रहा था खूंखार सरदार ब्रेनस। कहानी एक छोटे से कूटनीतिक विवाद से शुरू हुई। एट्रस्कन शहर क्लूसियम ने रोम से मदद मांगी क्योंकि गॉल उन पर हमला करने वाले थे। रोम ने 3 राजदूत भेजे। ये सभी शक्तिशाली फैबी परिवार के थे। रोमनों का काम था शांति वार्ता करना। उन्होंने गॉल से कहा, क्लूसियम पर हमला मत करो वरना रोम से लड़ना पड़ेगा। ब्रेनस ने कहा, अगर ये हमें थोड़ी जमीन दे दें तो हम हमला नहीं करेंगे। बातचीत बिगड़ गई और लड़ाई शुरू हो गई। और यहां रोमन राजदूतों ने एक भयानक गलती की। तटस्थ रहने के बजाय एक रोमन राजदूत ने तलवार उठाई और एक गॉल सरदार को मार डाला। यह उस समय के युद्ध नियमों का घोर उल्लंघन था। ब्रेनस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रोम संदेश भेजा, हमें वो तीनों राजदूत चाहिए ताकि हम उन्हें सजा दे सकें। रोमन सीनेट डर गई। वो फैबी परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला जनता पर छोड़ दिया। और रोमन जनता ने उन्होंने राजदूतों को सजा देने के बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया। ब्रेनस ने अपनी सेना को आदेश दिया, अब हमारा लक्ष्य क्लूसियम नहीं है, अब हमारा लक्ष्य रोम है। एलिया का युद्ध। रोम की सबसे बड़ी शर्म गॉल सेना रोम की तरफ बढ़ी। उन्होंने रास्ते में किसी गांव को नहीं लूटा, उनका निशाना सिर्फ रोम था। रोमनों ने इस खतरे को हल्के में लिया। एलिया नदी रिवरालिया के पास रोमन सेना बहुत धीरे धीरे इकट्ठा हुई। उन्होंने कोई डिफेंसिव कैंप नहीं बनाया। उन्होंने एक लंबी पतली लाइन बनाई जो बहुत कमजोर थी। ब्रेनस एक चतुर रणनीतिकार था। उसने देखा कि रोमनों ने एक पहाड़ी पर रिजर्व सैनिक रखे हैं। उसने मेन लाइन को छोड़कर सीधे पहाड़ी पर हमला किया। रोमन कमांडर कंफ्यूज हो गए। गॉल सेना की क्रूरता और रफ्तार के सामने रोमन लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यह युद्ध नहीं, भगदड़, राउट ही। ज्यादातर रोमन सैनिक रोम भागने के बजाय पास के शहर वही भाग गए। रोम का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। रोम का जलना और खुला दरवाजा। जब ब्रेनसन और उसकी सेना रोम के दरवाजों पर पहुंची तो वे हैरान रह गए। दरवाजे खुले थे, कोई पहरेदार नहीं था, शहर सुनसान था। रोमनों को लगा था कि उनकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है। ज्यादातर नागरिक शहर छोड़कर भाग चुके थे। सिर्फ कुछ सैनिक और सीनेटर शहर की सबसे ऊंची और सुरक्षित पहाड़ी कैपिटोलिन हिल में पर किलेबंदी करके छिपे थे। गॉल सेना शहर में घुस गई। उन्होंने रोम को लूटा और आग लगा दी। 700 साल का इतिहास धू धू करके जल रहा था। वेई में छिपे रोमन सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक निर्वासित एग्जाइल्ड कमांडर कैमिलस को अपना नेता चुना, लेकिन उसे आधिकारिक बनाने के लिए सीनेट की मंजूरी चाहिए थी जो कैपिटोलिन हिल पर फंसी थी। एक साहसी संदेशवाहक पॉन्चियस ने जान पर खेलकर गॉल घेराबंदी को पार किया, पहाड़ी पर चढ़ा और सीनेट की मंजूरी ले आया। लेकिन लौटते वक्त
उसने एक गलती कर दी। उसने पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता निशान छोड़ दिया। गौल सैनिकों ने उन निशानों को देख लिया। पवित्र बत्तखें। जब जानवरों ने शहर बचाया, रात का समय था। गौल सैनिक चुपचाप उस खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे थे। कैपिटोलिन हिल पर फंसे रोमन और नीचे शहर में कब्जा जमाए गौल दोनों ही मुसीबत में थे। गौल सेना बीमारी, गर्मी और भूख से मर रही थी। रोमन भी भूखमरी की कगार पर थे। आखिरकार दोनों पक्षों ने बातचीत करने का फैसला किया। समझौता यह हुआ, रोम अपनी आजादी खरीदेगा। कीमत तय हुई 1 पाउंड सोना। यह रोम के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल था। जब सोना तौला जा रहा था तो रोमनों ने देखा कि गौल सरदार ब्रेनस जिस बाट वेट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो भारी है। वो धोखा दे रहा था। जब रोमनों ने विरोध किया तो ब्रेनस ने अपनी भारी तलवार निकाली और उसे तराजू पर बाटों के साथ फेंक दिया। वजन और बढ़ गया और फिर उसने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए, वे विक्टिस वो टू द वैंक्विश्ड, यानी हारे हुए लोगों का दुर्भाग्य। मतलब साफ था, तुम हार चुके हो, तुम्हारे पास शर्तें रखने का कोई हक नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो विजेता कहेगा। कैमिलस की वापसी। लोहा, सोना नहीं, लेकिन ऐन मौके पर कहानी पलट गई। निर्वासित कमांडर कैमिलस अपनी नई और तरोताजा सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसने तुरंत आदेश दिया, सोना वापस ले लो, यह सौदा रद्द किया जाता है। ब्रेनस ने विरोध किया कि समझौता हो चुका है, लेकिन कैमिलस ने, जो अब रोम का तानाशाह डिक्टेटर नियुक्त हो चुका था, अपनी तलवार खींची और रोम के इतिहास का सबसे स्वाभिमानी जवाब दिया, नो ओरो सेड फेरो रेकुपरांदा एस्ट पेट्रिया। रोम अपनी आजादी सोने से नहीं बल्कि लोहे, तलवार से खरीदता है। युद्ध शुरू हो गया। भूखे और बीमार गौल सैनिक कैमिलस की अनुशासित सेना के सामने टिक नहीं पाए। रोमनों ने उन्हें खदेड़ दिया और शहर को मुक्त कराया। रोम ने अपनी आजादी अपमानजनक फिरौती देकर नहीं बल्कि एक सम्मानजनक सैन्य जीत से हासिल की। कैमिलस को रोम का दूसरा संस्थापक, सेकंड फाउंडर कहा गया। सैमनाइट युद्ध। इटली पर प्रभुत्व गौल के जाने के बाद भी रोम को चैन नहीं मिला। रोम को फिर से खड़ा होना था। अगले 30 साल संघर्ष में बीते। 358 बीसी में लैटिन लीग के साथ शांति हुई, लेकिन डर बना रहा। 340 बीसी में फिर से लैटिन युद्ध छिड़ा, जिसे रोम ने जीत लिया, लेकिन असली चुनौती दक्षिण में थी। पहाड़ी योद्धा सैमनाइट्स। 327 बीसी में दूसरा सैमनाइट युद्ध शुरू हुआ। यह एक भीषण और लंबी लड़ाई थी। पहाड़ों में लड़ना रोमनों के लिए मुश्किल था, लेकिन 305 बीसी में बोवियानम की लड़ाई में रोमनों ने सैमनाइट्स को हरा दिया। रोम ने उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया और कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी। सैमनाइट्स ने 298 बीसी में फिर विद्रोह किया, तीसरा युद्ध। लेकिन 282 बीसी तक रोम ने एट्रस्कन और सैमनाइट्स दोनों को पूरी तरह कुचल दिया। चौथी सदी के अंत तक रोम अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वह पूरे इटली प्रायद्वीप, इटालियन पेनिनसुला का मालिक बन चुका था। पायरिक वॉर। जब रोम ने हाथियों को देखा, अब रोम की नजरें दक्षिण के तटीय इलाकों पर थीं, जहां अमीर ग्रीक शहर बसे थे। इनमें सबसे प्रमुख था टैरेंटम। रोम के बढ़ते कदमों से डरकर टैरेंटम ने मदद के लिए यूनान, ग्रीस की तरफ देखा। वहां एक राजा था जिसका सपना था अलेक्जेंडर दी ग्रेट जैसा बनना, पिरस ऑफ एपिरस। पायरस ने सोचा कि ये इटली और सिसिली जीतने का अच्छा मौका है। वह 25 सैनिक और 20 युद्धक हाथी, वॉर एलिफेंट्स, लेकर इटली आ पहुंचा। रोमनों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। वो उन्हें लुकानियन बैल कहते थे। हेराक्लिया का युद्ध। रोमन लीजन्स बहादुरी से लड़े, लेकिन हाथियों और पायरस की फालांक्स रणनीति के सामने हार गए। लेकिन पायरस हैरान था। रोमनों ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। उसने शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन सीनेट के एक अंधे और बुजुर्ग सदस्य एपियस क्लॉडियस ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। जब तक विदेशी सेना हमारी धरती पर है,
रोम कभी समझौता नहीं करेगा। पायरिक विक्ट्री, जीत जो हार जैसी थी। युद्ध जारी रहा। 279 बीसी, एस्कुलम का युद्ध। पायरस फिर जीत गया, लेकिन इस जीत में उसके इतने सैनिक और कमांडर मारे गए कि यह जीत हार से भी बदतर थी। पायरस ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम रोमनों से एक और युद्ध जीते तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। यहीं से मुहावरा बना पायरिक विक्ट्री, ऐसी जीत जिसकी कीमत बहुत भारी हो। रोमनों के पास असीमित जनशक्ति थी, लेकिन पायरस के पास नहीं। थक हारकर पायरस इटली छोड़कर चला गया और बाद में एक युद्ध में मारा गया। टैरेंटम ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इटली के बूट की एडी से लेकर चोटी तक सब कुछ रोम का था। रोम अब एक सुपर पावर बन चुका था। 2 टाइटन्स, रोम बनाम कार्थेज। लेकिन जैसे ही रोम ने समंदर की तरफ देखा, उसे एक और विशाल शक्ति दिखाई दी। उत्तरी अफ्रीका का टाइटन कार्थेज, एक अमीर, शक्तिशाली और विशाल नौसैनिक साम्राज्य। अब तक रोम और कार्थेज दोस्त थे, क्योंकि उनके दुश्मन यूनानी एक थे। लेकिन अब दोनों की नजरें एक ही जगह पर थीं, सिसिली। कहानी शुरू हुई 288 बीसी में। इटालियन भाड़े के सैनिकों के एक समूह मैमर्टीन ने सिसिली के शहर मेसिना पर कब्जा कर लिया। जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने रोम और कार्थेज दोनों से मदद मांगी। कार्थेज पहले पहुंच गया और अपना गैरिसन बना लिया। रोम की सीनेट में बहस छिड़ गई, क्या हमें सिसिली में घुसना चाहिए? कार्थेज से टकराना मतलब आग से खेलना। लेकिन रोम की विस्तारवादी भूख जीत गई। सीनेट ने वोट किया, सेना को मेसिना भेजा गया और इसी के साथ इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष शुरू होने वाला था। रोम बनाम कार्थेज। प्यूनिक वॉर्स की आहट आ चुकी थी। रोम के सिसिली में कदम रखते ही संकट पैदा हो गया। मैमर्टीन भाड़े के सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कार्थेज से कहा, आप यहां से चले जाइए, अब हमारे नए रक्षक रोमन हैं। कार्थेज को यह बहुत बुरा लगा। यह उनके लिए विश्वासघात था। बदले की आग में कार्थेज ने अपने पुराने दुश्मन सिराक्यूज के साथ हाथ मिला लिया। कल तक जो जानी दुश्मन थे, आज रोम के खिलाफ एक हो गए। इस शक्तिशाली गठबंधन ने मेसिना को घेर लिया। प्रथम प्यूनिक युद्ध शुरू हो चुका था। जैसे ही रोमन सेना शहर के पास पहुंची, कार्थेजियन कमांडर हेनो ने रोमनों को एक चेतावनी दी। उसने बड़े अहंकार के साथ कहा, रोमनो, तुम समंदर की बात तो छोड़ो, तुम तो अब समंदर में अपने हाथ धोने के लायक भी नहीं रहोगे। यह कार्थेज की नौसैनिक ताकत का खुला ऐलान था। रोम ने शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन हेनो ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन रोमनों को कम आंकना उसकी भूल थी। रोमन लीजेंस ने घेराबंदी को तोड़ दिया। सिराक्यूज और कार्थेज को पीछे हटना पड़ा। हेनो का अहंकार टूट गया। रोमन अब न सिर्फ समंदर देख सकते थे, बल्कि उसमें अपने हाथ और तलवारें भी धो सकते थे। कॉर्वस। जब समंदर की लड़ाई जमीन पर लड़ी गई शुरुआती जीत के बाद, रोम समझ गया कि असली खतरा क्या है। सिराक्यूज के राजा हीरो ने पाला बदल लिया और रोम का साथ दिया। रोम ने एग्रीजेंटम पर कब्जा कर लिया और उसे लूट लिया, लेकिन जमीन पर जीतना काफी नहीं था। सिसिली एक द्वीप आइलैंड था और समंदर पर राज था कार्थेज का। कार्थेज के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी थी। उनके नाविक सेलर्स बचपन से लहरों पर पले थे। रोम के पास एक भी जंगी जहाज नहीं था। वे तो किसान और पैदल सैनिक थे। लेकिन रोमनों के पास एक हुनर था, नकल करना और बेहतर बनाना, रिवर्स इंजीनियरिंग। किस्मत से कार्थेज का एक जहाज उथले पानी में फंस गया और रोमनों के हाथ लग गया। रोमनों ने उस जहाज को खोला, उसकी तकनीक समझी और रातों रात अपनी पहली नेवी खड़ी कर दी। लेकिन सिर्फ जहाज काफी नहीं थे। रोमन नाविक अनाड़ी थे, इसलिए उन्होंने एक क्रांतिकारी आविष्कार किया, कॉर्वस। लैटिन में इसका मतलब है कौवा। ये एक लकड़ी का पुल था जिसके सिरे पर एक लोहे की कील लगी थी। जैसे ही रोमन जहाज दुश्मन के जहाज के पास आता, वे इस पुल को गिरा देते। लोहे की कील दुश्मन के डेक में गड़ जाती और दोनों जहाज आपस में लॉक हो जाते। फिर रोमन इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, उस पुल से दौड़ते हुए
दुश्मन के जहाज पर चढ़ जाती। रोमनों ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया, उन्होंने समुद्री लड़ाई को जमीनी लड़ाई में बदल दिया। इस तकनीक ने कार्थेज की सदियों पुरानी नौसैनिक श्रेष्ठता को खत्म कर दिया। अफ्रीका पर हमला और प्रकृति का कहर, युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। गतिरोध, स्टेलमेट तोड़ने के लिए रोम ने एक बड़ा जुआ खेला। उन्होंने कार्थेज के घर ऑफ अफ्रीका पर हमला करने का फैसला किया। कांसल मार्कस रेगुलस के नेतृत्व में रोमन सेना ट्यूनीशिया में उतरी। शुरुआत में उन्हें जीत मिली, लेकिन कार्थेज अभी हारा नहीं था। उन्होंने स्पार्टा से एक भाड़े के जनरल को बुलाया, ज़ैंथिपस। इस स्पार्टन कमांडर ने कार्थीजियन सेना को फिर से संगठित किया और रेगुलस की रोमन सेना को बुरी तरह कुचल दिया। सिर्फ 2-0 रोमन सैनिक बचकर भाग पाए। उन्हें बचाने के लिए रोम ने एक विशाल बेड़ा रेस्क्यू फ्लीट भेजा, लेकिन लौटते समय प्रकृति ने अपना कहर बरपाया। भूमध्य सागर में एक भयानक तूफान आया। रोम के लगभग 100 सैनिक और नाविक डूबकर मर गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक थी। अगले साल फिर कोशिश की गई, लेकिन फिर तूफान आया, फिर जहाज डूबे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद समंदर के देवता रोम के खिलाफ थे। हैमिलकर, बारका और युद्ध का अंत, युद्ध को चलते हुए 20 साल हो चुके थे। दोनों पक्ष बर्बाद हो चुके थे। सिसिली में कार्थेज का आखिरी गढ़ बचा था, जिसकी रक्षा कर रहा था एक नया और चालाक कमांडर हैमिलकर बारसा। हैमिलकर ने गेरिला वॉरफेयर शुरू किया। वह हार नहीं मान रहा था। उसने माउंट एरिक्स पर कब्जा जमा लिया, लेकिन कार्थेज के पास पैसा खत्म हो चुका था। वो अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे थे। रोम ने अपनी आखिरी सांस और आखिरी पैसा लगाकर 242 बीसी में एक और बेड़ा फ्लीट तैयार किया। एगेट्स आइलैंड्स का युद्ध, बैटल ऑफ द ईगेट्स आइलैंड्स। रोमनों ने कार्थेज की आपूर्ति सप्लाई लाइन काट दी और उनकी नेवी को नष्ट कर दिया। हैमिलकर बारका सिसिली में फंस गया। बिना मदद के वह लड़ नहीं सकता था। 241 बीसी कार्थेज ने घुटने टेक दिए। लुटेशियस की संधे कार्थेज को सिसिली खाली करना पड़ा। उन्हें 200 टैलेंट चांदी का हर्जाना देना पड़ा। 23 साल के खूनी संघर्ष के बाद रोम जीत गया था। रोम का धोखा और हैमिलकर का गुस्सा। युद्ध के बाद कार्थेज की हालत खराब थी। वे अपने भाड़े के सैनिकों को पैसा नहीं दे पाए, जिससे वहां गृहयुद्ध छिड़ गया। रोम ने इस मौके का फायदा उठाया। जब कार्थेज अपने घर में लड़ रहा था, रोम ने धोखे से सार्डिनिया और कोर्सिका द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जब कार्थेज ने विरोध किया, तो रोम ने युद्ध की धमकी दी और उनसे और पैसा वसूला। यह कार्थेज के लिए असहनीय अपमान था। यह युद्ध का नहीं, बल्कि दादागिरी, बुलिंग का मामला था। इस घटना ने कार्थेज के अंदर नफरत की आग भर दी और इस आग का चेहरा बना हैमिलकर बारका। उसने कसम खाई, मैं रोम को कभी माफ नहीं करूंगा। वह जानता था कि अभी कार्थेज कमजोर है, उसे नए संसाधनों की जरूरत थी। इसलिए उसने अपनी नजरें स्पेन, आइबेरिया पर गढ़ाईं, जहां चांदी की खदानें थीं। बदले की निम्ब, पिता की कसम, बेटे का भविष्य। हैमिलकर स्पेन गया और वहां कार्थेज का नया साम्राज्य खड़ा किया। उसने चांदी और सैनिकों की एक नई ताकत बनाई। 229 बीसी में एक युद्ध के दौरान नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। इतिहास कहता है कि स्पेन जाने से पहले हैमिलकर अपने 9 साल के बेटे को एक बलि वेदी पर ले गया था। वहां उसने अपने बेटे का हाथ आग पर रखवाया और उसे एक शपथ दिलाई, कसम खाओ कि तुम जीवन भर रोम के दुश्मन रहोगे। कसम खाओ कि तुम रोम को जलाकर राख कर दोगे। उस बच्चे ने कसम खाई। उस बच्चे का नाम था हैनिबल बारका। पिता मर गया, लेकिन उसका बदला इतिहास का सबसे भयानक सपना बनने वाला था। रोम को नहीं पता था कि स्पेन के पहाड़ों में उसका काल पल रहा है। हैमिलकर बारका मर गया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे हैनिबल के दिल में रोम के खिलाफ नफरत की आग जला दी थी।
उसने सुनिश्चित किया कि कार्थेज कभी रोम का दोस्त न बने। हैमिल्कर के बाद उसके बहनोई हस्द्रुबल द फेयर ने स्पेन, आइबेरिया की कमान संभाली। उसने कूटनीति से काम लिया। 226 बीसी में रोम और कार्थेज के बीच एब्रो संधि, एब्रो ट्रीटी हुई। तय हुआ कि एब्रो नदी सीमा होगी। कार्थेज उसके दक्षिण में रहेगा, रोम उसके उत्तर में। लेकिन कुछ साल बाद हस्द्रुबल मारा गया और कमान मिली 26 साल के हैनिबल को। हैनिबल को किसी संधि की परवाह नहीं थी। उसके पिता की ट्रेनिंग उसके खून में दौड़ रही थी। उसने तुरंत विस्तार शुरू किया और 219 बीसी में उसने वो किया जिसने बारूद में चिंगारी लगा दी। उसने सगुंटम शहर पर हमला किया जो रोम का सहयोगी था। रोम ने सोचा कि यह नौजवान सेनापति हैनिबल क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। रोम ने सोचा था कि यह एक आसान जीत होगी। वो कितने गलत थे। दूसरा प्यूनिक युद्ध शुरू हो चुका था। आल्प्स की चढ़ाई, असंभव को संभव करना। 218 बीसी रोम अपनी सेना तैयार कर रहा था स्पेन और अफ्रीका पर हमला करने के लिए। उन्हें लगा कि युद्ध वहां लड़ा जाएगा, लेकिन हैनिबल के दिमाग में एक पागलपन भरा और जीनियस प्लान था। उसने सोचा, अगर मैं स्पेन में लड़ा तो शायद हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इटली में रोम के घर में घुसकर लड़ा तो मैं जीत सकता हूं। हैनिबल ने अपनी सेना उठाई और उत्तर की ओर चल पड़ा। उसके सामने इतिहास की सबसे बड़ी बाधा खड़ी थी। आल्प्स के पहाड़, बर्फ, तूफान और जानलेवा ठंड, और साथ में थे 37 युद्धक हाथी। यह सफर सिर्फ 15 दिनों का था, लेकिन यह नर्क से कम नहीं था। स्थानीय गौल कबीलों ने उन पर पत्थरों की बारिश की। सैनिक ठंड से मर रहे थे, हाथी खाई में गिर रहे थे। जब हैनिबल पहाड़ के उस पार इटली में उतरा तो उसकी आधी सेना खत्म हो चुकी थी। हजारों सैनिक मारे गए थे, लेकिन वह पहुंच गया था। उत्तरी इटली के गौल कबीले जो रोम से नफरत करते थे, हैनिबल के साथ मिल गए। उसकी सेना फिर से बड़ी हो गई। अब रोम के घर में शैर घुस चुका था। इटली में तबाही। ट्रेबिया और ट्रेसमीन रोम सन्न रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उनके पिछवाड़े में आ धमकेगा। शुरुआती लड़ाइयां ट्रेबिया और टिसिनस में हैनिबल ने रोमन सेना को धूल चटा दी। फिर आया लेक ट्रेसमीन का युद्ध। हैनिबल ने कोहरे का फायदा उठाकर रोमन सेना को झील और पहाड़ों के बीच फंसा दिया। 15 रोमन सैनिक मारे गए। पानी खून से लाल हो गया। रोम में दहशत फैल गई। लेकिन हैनिबल का मास्टरपीस अभी आना बाकी था। 216 बीसी हैनिबल ने रोम के एक अहम सप्लाई डिपो कैनई पर कब्जा कर लिया। रोम ने फैसला किया, बहुत हो गया, अब हम इसे सीधी टक्कर देंगे। रोम ने अपनी अब तक की सबसे विशाल सेना, लगभग 86 शून्य सैनिक मैदान में उतारी। हैनिबल के पास सिर्फ 50 शून्य थे। कैनई का युद्ध, रोम का सबसे काला दिन। ऑफिडस नदी के किनारे दोनों सेनाएं मिली। संख्या में कम होने के बावजूद हैनिबल ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसने अपनी सेना का बीच का हिस्सा जानबूझकर कमजोर रखा और पीछे हटता गया। रोमन सैनिक जोश में आगे बढ़े और हैनिबल के जाल में फंस गए। हैनिबल के किनारों ने घूमकर रोमनों को चारों तरफ से घेर लिया। यह युद्ध नहीं, कत्लेआम था। एक ही दिन में 50 शून्य से 70 शून्य रोमन सैनिक मारे गए। रोम के 80 सीनेटर और कई कांसल खेत रहे। यह रोम के इतिहास की सबसे शर्मनाक और विनाशकारी हार थी। दक्षिण इटली के कई शहर रोम का साथ छोड़कर हैनिबल से जा मिले। ऐसा लगा कि रोम का अंत आ गया है। प्लान सरल था, हैनिबल से सीधी लड़ाई मत करो, उसे इटली में घूमने दो, उसकी सप्लाई लाइन काटो, उसके साथियों को हराओ, लेकिन हैनिबल के सामने मत आओ। रोम ने समय को अपना हथियार बनाया। हैनिबल सालों तक इटली में घूमता रहा, जीतता रहा, लेकिन रोम को झुका नहीं पाया। कार्थेज की सरकार ने उसे मदद भेजने से मना कर दिया, जलन और राजनीति की वजह से। धीरे धीरे हैनिबल की ताकत कम होने लगी। स्किपियो अफ्रिकैनस, रोम का पलटवार। रोम ने सिर्फ बचाव नहीं किया, उसने हमला भी किया। एक युवा और होनहार जनरल स्किपियो अफ्रिकैनस ने कमान संभाली। उसने स्पेन में हैनिबल के भाई हस्द्रुबल को हराया और स्पेन पर कब्जा कर लिया। फिर उसने वही किया
जो हैनिबल ने किया था सीधा दुश्मन के घर पर हमला। 204 बीसी में स्किपियो अफ्रीका में उतरा। कार्थेज घबरा गया। उन्होंने हैनिबल को इटली से वापस बुला लिया। अपने देश को बचाने के लिए वापस आओ। 15 साल बाद हैनिबल इटली छोड़कर अपने वतन लौटा, एक अधूरी जीत के साथ। जामा का युद्ध, दिग्गजों की टक्कर 202 बीसी। जामा का युद्ध, बैटल ऑफ जामा। इतिहास के दो सबसे महान जनरल आमने सामने थे, हैनिबल बनाम स्किपियो। हैनिबल के पास फिर से 80 हाथी थे। उसे लगा कि कैनेई जैसा जादू फिर होगा, लेकिन स्किपियो ने हैनिबल की चालों का अध्ययन किया था। जब हाथी दौड़े तो रोमन सैनिकों ने अपनी लाइनें खोल दी, लेन्स। हाथी सीधे निकल गए बिना किसी को मारे, और फिर रोमन घुड़सवारों ने कार्थेजियन सेना को पीछे से घेर लिया। हैनिबल हार गया। यह रोम की निर्णायक जीत थी। कार्थेज को घुटने टेकने पड़े। शांति संधि, पीस ट्रीटी, बहुत क्रूर थी। कार्थेज अपनी पूरी नेवी रोम को सौंपेगा। भविष्य में रोम की इजाजत के बिना कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। विशाल हर जाना देगा। एक महाशक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। रोम अब भूमध्य सागर का एक छत्र राजा था। इलियरियन और गॉल युद्ध। रोम रुकने वाला नहीं। प्यूनिक युद्ध सबसे बड़े थे, लेकिन रोम उसी समय और भी मोर्चों पर लड़ रहा था। एड्रियाटिक सागर में इलियरियन समुद्री डाकू, इलियरियन पायरेट्स, रोम के व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे थे। उनकी रानी टियूटा, क्वीन ट्यूटा, ने रोमनों को चुनौती दी और एक राजदूत को मरवा दिया। रोम ने 229 बीसी में हमला किया और इलियरिया को हरा दिया। उत्तर में गॉल कबीलों ने 225 बीसी में फिर से रोम पर हमला करने की कोशिश की, जैसे 390 बीसी में किया था, लेकिन इस बार रोम तैयार था। टेलामोन का युद्ध। रोम ने गॉल सेना को कुचल दिया और उत्तरी इटली पो वैली को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। 220 बीसी तक रोम ने इलियरिया और गॉल दोनों को शांत कर दिया था, लेकिन पूरब में एक और खतरा मंडरा रहा था। हैनिबल के दोस्त मैसेडोन के राजा फिलिप वी ने रोम के खिलाफ जाने की गलती की थी। रोम भूलता नहीं है। अब जब कार्थेज खत्म हो चुका था, रोम की तलवार पूरब की तरफ घूमने वाली थी। यूनानी दुनिया, ग्रीक वर्ल्ड, अब रोमन क्रोध का सामना करने वाली थी। कार्थेज को हराने के बाद रोम को लगा कि अब शांति होगी, लेकिन यूनानियों, ग्रीक्स ने खुद रोम को वापस बुलाया। उन्हें डर था कि मैसेडोनिया और सेल्यूसिड साम्राज्य का गठबंधन उन्हें निगल जाएगा। रोम ने पहले चेतावनी दी, लेकिन जब मैसेडोनिया के राजा फिलिप वी ने उसे अनसुना किया, तो रोम ने अपना हथौड़ा चलाया। 197 बीसी, साइनोसेफले का युद्ध। रोमन लीजन्स ने फिलिप की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मैसेडोनिया को उसकी औकात बता दी गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब बारी थी सेल्यूसिड साम्राज्य की। राजा एंटियोकस ई विस्तार करना चाहता था, और पता है उसका मुख्य सैन्य सलाहकार कौन था? रोम का सबसे पुराना दुश्मन हैनिबल बारका, जो निर्वासन में वहां रह रहा था। लेकिन इस बार हैनिबल की सलाह भी उन्हें नहीं बचा पाई। थर्मोपाइले और मैग्नीशिया, बैटल ऑफ मैग्नीशिया के युद्धों में रोमनों ने सेल्यूसिड्स को धूल चटा दे। रोम ने हर बार जीतने के बाद सेना वापस बुला ली। वो कब्जा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैसेडोनिया ने सबक नहीं सीखा। फिलिप के बेटे पर्सियस ने फिर सिर उठाया। 168 बीसी, पाइडना का युद्ध, बैटल ऑफ पिडना। रोम ने इस सेन बार गलती नहीं की। उन्होंने मैसेडोनिया को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। अगले कुछ सालों में रोम ने इलियरिया और बाकी यूनान को भी कुचल दिया। भूमध्य सागर का पूर्वी हिस्सा अब रोम के इशारों पर नाचता था। पश्चिम का विद्रोही विरियाथस और रोम का धोखा पूरब में जीत आसान थी, लेकिन पश्चिम स्पेन, आइबेरिया में रोम को नाको चने चबाने पड़े। वहां के लुसिटेनियन कबीले अपनी आजादी के लिए जान देने को तैयार थे। 150 बीसी में रोम ने एक घिनौनी हरकत की। एक रोमन कमांडर ने शांति वार्ता
नेगोशिएशन का नाटक किया। जब हजारों लूसिटेनियन बिना हथियारों के आए तो रोमनों ने उनका कत्लेआम मैसेकर कर दिया। लेकिन उस कत्लेआम से एक आदमी बच निकला। उसका नाम था विरियाथस। विरियाथस वह एक चरवाहा था जो अब एक नायक बन गया था। विरियाथस ने रोमनों के खिलाफ एक भीषण गुरिल्ला युद्ध गेरिला वॉर छेड़ दिया। पहाड़ों और जंगलों में उसने रोमन लीजेंस को कई बार हराया। वह रोम के लिए एक सिरदर्द बन गया था। उसे युद्ध में हराना नामुमकिन लग रहा था, तो रोम ने वही किया जो वो अक्सर करता था, धोखा। 139 बीसी रोम ने विरियाथस के 3 साथियों को रिश्वत दी। जब विरियाथस अपने तंबू में सो रहा था, उन गद्दारों ने उसका गला काट दिया। एक महान योद्धा जिसे रोम की तलवारें नहीं मार पाईं, अपनों के खंजर से मारा गया। पश्चिम अब शांत था, लेकिन रोम के दामन पर एक और दाग लग चुका था। काटो की जिद, कार्थागो डेलेंडा एस्ट। रोम चारों तरफ जीत रहा था, लेकिन रोम के सीने में एक कांटा अभी भी चुभ रहा था। कार्थेज। भले ही कार्थेज कमजोर हो चुका था, उसकी नेवी छीन ली गई थी और उस पर भारी कर्ज था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उनका व्यापार फिर से फल फूल रहा था। रोम के रूढ़िवादी सीनेटरों को यह बर्दाश्त नहीं था। उनमें सबसे प्रमुख था काटो द एल्डर। काटो द एल्डर। काटो जब भी सीनेट में भाषण देता, चाहे मुद्दा कोई भी हो, महंगाई हो या नाली का निर्माण, वह अपना भाषण एक ही वाक्य से खत्म करता, सेटरम सेंसियो कार्थेगिनम एसे दिलेंडम। और मेरा मानना है कि कार्थेज को नष्ट कर देना चाहिए। कार्थेज की हालत एक बंद हुआ मजदूर जैसी थी। रोम के दोस्त न्यूमिडियन राजा मैसिनिसा ने कार्थेज की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कार्थेज रोम से मदद मांगता, लेकिन रोम हमेशा न्यूमिडिया का साथ देता। आखिरकार 151 बीसी में कार्थेज का सब्र टूट गया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाए और न्यूमिडिया पर हमला किया। रोम को बस इसी बहाने प्रीटेक्स्ट का इंतजार था। तुमने संधि तोड़ी है, तुमने हमारी इजाजत के बिना युद्ध किया। तीसरा प्यूनिक युद्ध तय हो चुका था। छल और घेराबंदी। कार्थेज का अंत शुरू 149 बीसी। एक विशाल रोमन सेना अफ्रीका में उतरी। कार्थेज युद्ध नहीं चाहता था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कूटनीति की कोशिश की। रोम ने शर्तें रखीं। अपने सारे हथियार हमें दे दो। कार्थेज ने मान लिया। उन्होंने अपने कवच, तलवारें और कैटापल्ट्स रोम को सौंप दिए। जब वो पूरी तरह निहत्थे हो गए तो रोम ने अपना असली चेहरा दिखाया। अगली शर्त थी, अब अपना शहर खाली कर दो। हम कार्थेज को जलाकर राख करने वाले हैं। तुम समंदर से दूर जाकर बस जाओ। यह शर्त मौत से बदतर थी। कार्थेज के लोगों को समझ आ गया कि रोम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने फैसला किया, अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। उन्होंने अपने जेल से उस जनरल को रिहा किया जिसे उन्होंने सजा दी थी, हस्द्रुबल। पूरा शहर एक वर्कशॉप बन गया। औरतों ने अपने बाल काट दिए ताकि उनसे धनुष की प्रत्यंचा बनाई जा सके। उन्होंने दिन रात हथियार बनाए। जब रोमन सेना शहर के दरवाजों पर पहुंची, यह सोचकर कि निहत्थे लोग क्या करेंगे, तो उनका स्वागत तीरों और पत्थरों की बारिश से हुआ। रोम चौंक गया। एक आसान जीत अब एक लंबी और खूनी घेराबंदी में बदल गई थी। स्किपियो एमिलियानस का उदय शुरुआती 2 साल रोम के लिए शर्मनाक रहे। कार्थेज ने अपनी कमजोरी के बावजूद रोमन सेना को रोके रखा। रोम के सप्लाई लाइंस काट दिए गए। रोम के जनरल नाकाम हो रहे थे। रोम को एक नए नेता की जरूरत थी। 147 बीसी रोम ने एक ऐसे आदमी को चुना जिसके खून में जीतना लिखा था, स्किपियो एमिलियानस। स्किपियो एमिलियानस, महान स्किपियो अफ्रिकानस का गोद लिया हुआ पोता। उसे पूर्ण कमान दी गई। उधर शहर के अंदर हस्द्रुबल ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अब लड़ाई जीतने की नहीं थी, अब लड़ाई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की थी। दुनिया का सबसे महान व्यापारिक शहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और बाहर स्किपियो एमिलियानस अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। कार्थेज का अंत बहुत भयानक होने वाला था। रोम की कमान अब स्किपियो एमिलियानस के हाथ में थी। उसने आते ही सबसे पहले अपनी ही सेना को सुधारा। रोमन सैनिक आलसी और अनुशासनहीन हो चुके थे।
स्किपियो ने बेकार सैनिकों को बाहर निकाल दिया और बाकियों के लिए मानक बहुत ऊंचे कर दिए। उसने कहा, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं, एक साम्राज्य को खत्म करने आए हैं। स्किपियो ने कार्थेज की सप्लाई लाइंस को पूरी तरह काट दिया। उसने एक रात को चुपके से हमला किया और शहर की बाहरी दीवार तोड़ दी। रोमन सैनिक अंदर घुस गए, लेकिन स्किपियो समझदार था। उसे पता था कि अंधेरे में फंसना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने दिन निकलने से पहले अपनी सेना को वापस बुला लिया। यह एक चेतावनी थी। शहर के अंदर कार्थेजियन कमांडर हस्द्रुबल गुस्से और हताशा में पागल हो रहा था। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उसने एक भयानक प्रदर्शन किया। उसने रोमन युद्धबंदियों को शहर की दीवारों पर खड़ा किया और रोमन सेना के सामने उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये अब युद्ध नहीं रह गया था, ये नफरत का नंगा नाच था। स्किपियो ने कसम खाई कि अब कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। 7 दिन का नर्क और पत्नी का बलिदान वसंत 146 बीसी। स्किपियो ने अपना आखिरी और निर्णायक हमला बोला। रोमन सेना कार्थेज के बंदरगाह कोदन हार्बर से शहर में घुस गई। अगले 7 दिनों तक सड़कों पर मौत का तांडव चला। यह इतिहास की पहली शहरी लड़ाई अर्बन वॉरफेयर थी। रोमन सैनिक एक घर से दूसरे घर, एक छत से दूसरी छत पर लड़ रहे थे। कार्थेज के नागरिक, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब अपनी आखिरी सांस तक लड़े। स्किपियो ने आदेश दिया, जला दो, सब कुछ जला दो। शहर आग की लपटों में घिर गया। मलबे के नीचे हजारों लोग दब गए। आखिर में सिर्फ 50 लोग जिंदा बचे, जो कभी लाखों का शहर था। उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। और फिर आया वो पल जो रोंगटे खड़े कर देता है। कार्थेज का कमांडर हस्द्रुबल, जो दीवारों पर रोमनों को तड़पा रहा था, अपनी जान बचाने के लिए स्किपियो के पैरों में गिर गया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी, वो एक अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसने अपने पति को दुश्मन के पैरों में गिड़गिड़ाते देखा। वह नफरत और शर्म से भर गई। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाया, मलबे के ढेर पर खड़ी हुई और चिल्लाई, रोमनो, तुम पर कोई दोष नहीं है, तुम तो युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हो। लेकिन यह आदमी, यह कायर, कावर्ड, जिसने अपने देश, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को धोखा दिया, इस पर धिक्कार है। और फिर उसने अपने बच्चों के साथ जलती हुई आग में छलांग लगा दी। हस्द्रुबल जीता, लेकिन एक गुलाम की तरह। उसकी पत्नी मर गई, लेकिन एक रानी की तरह। कार्थेज खत्म हो गया। रोम ने शहर को समतल कर दिया। अफवाह है कि उन्होंने जमीन पर नमक, सॉल्ट छिड़क दिया, ताकि वहां कभी कुछ न उग सके। एक महान सभ्यता इतिहास से मिटा दी गई। यूनान का विद्रोह, एकियन लीग की गलती। जिस साल पश्चिम में कार्थेज जल रहा था, उसी साल पूरब ग्रीस में भी आग लग रही थी। रोम का पुराना सहयोगी एकियन लीग अब दुश्मन बन चुका था। रिश्ते तब बिगड़े जब रोम ने उनके नागरिकों को बंधक बना लिया था। जब रोम कार्थेज में व्यस्त था, यूनानियों ने सोचा कि यह बगावत का सही मौका है। उन्होंने स्पार्टा पर हमला कर दिया। स्पार्टा रोम का संरक्षित राज्य था। स्पार्टा पर हमला मतलब रोम पर हमला। रोम ने तुरंत 2 सेनाएं भेजी। पहली सेना मेटलस के नेतृत्व में। उसने एकियन जनरल क्रिटोलॉस को स्कार्फिया में रोका। यह लड़ाई नहीं, भगदड़ थी। क्रिटोलॉस मारा गया। कहा जाता है कि उसने जहर खा लिया या डूब गया। कुछ यूनानी शहरों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन बाकी लड़ना चाहते थे। उनका नया नेता बना डायस। कोरिंथ का पतन। इतिहास दोहराया गया। डायस ने बची खुची सेना इकट्ठी की। 14 पैदल सैनिक और 600 घुड़सवार। लेकिन उसके सामने खड़ा था रोमन जनरल लूसियस मम्मियस। उसके पास 23 इन्फेंट्री और 3-500 घुड़सवार थे। कोरिंथ का युद्ध। यूनानी बहादुरी से लड़े, लेकिन रोमन मशीन के सामने टिक नहीं पाए। जब डायस ने देखा कि वो हार रहा है, तो उसने वही किया जो हस्द्रुबल ने नहीं किया था, या शायद उससे भी बुरा। वह भागा। वह अपने शहर को जलता छोड़कर अपने घर मेगालोपोलिस भाग गया। वहां उसने अपनी पत्नी को मार डाला और खुद आत्महत्या कर ली। एक और कायर नेता। कोरिंथ शहर का अंजाम कार्थेज जैसा ही हुआ।
रोमन सेना शहर में घुस गई। सारे पुरुषों को मार डाला गया, सारी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। शहर को पूरी तरह लूट लिया गया और फिर जला दिया गया। कोरिंथ, जो यूनान का सबसे अमीर और सुंदर शहर था, अब खंडहर बन चुका था। जब रोम दुनिया का मालिक बना, 146 बीसी का साल इतिहास में दर्ज हो गया। 3 साल के अंदर रोम ने अपने 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों कार्थेज और कोरिंथ को नक्शे से मिटा दिया। अब भूमध्य सागर में कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी जो रोम की आंखों में आंखें डाल सके। मैसेडोनिया, यूनान, अफ्रीका, स्पेन सब रोम के चरणों में थे। लेकिन जीत का नशा खतरनाक होता है। बाहरी दुश्मन खत्म हो चुके थे। अब रोम के पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचा था सिवाय खुद के। रिपब्लिक के अंदर अब एक नया तूफान उठने वाला था। अमीरी, भ्रष्टाचार और असमानता अब रोम को अंदर से खाने वाली थी। तलवारें अब दुश्मनों पर नहीं बल्कि भाई भाई पर चलने वाली थी। द ग्रैची ब्रदर्स का दौर आने वाला था। 146 बीसी के बाद रोम भूमध्य सागर का मालिक बन चुका था, लेकिन स्पेन, आइबेरिया अभी भी सुलग रहा था। केल्टिबेरियन शहर नुमांटिया रोम की सत्ता को चुनौती दे रहा था। रोम ने फिर से अपने सबसे बड़े योद्धा को बुलाया, स्किपियो एमिलियानस, कार्थेज को जलाने वाला। स्किपियो ने वहां वही किया जो वह सबसे अच्छा करता था। उसने शहर को घेरा, भूख से मारा और 133 बीसी में नुमांशिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम अब शांत था। उसी समय पूरब में एक अजीब और ऐतिहासिक घटना हुई। परगमम का आखिरी राजा अटालस बिना किसी वारिस के मर रहा था। उसने अपनी वसीयत में लिखा, मैं अपना पूरा राज्य रोमन रिपब्लिक को तोहफे में देता हूं। बिना एक बूंद खून बहाए रोम को एशिया माइनर का एक विशाल और अमीर हिस्सा मिल गया। रोम अब अकल्पनीय रूप से अमीर और ताकतवर था, लेकिन बाहर की इस चमक के पीछे घर के अंदर अंधेरा छाने वाला था। टाइबेरियस ग्रैकस। राजनीति में पहला खून। रोम की सड़कों पर असमानता बढ़ रही थी। अमीर सीनेटर सारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और गरीब किसान जो सेना में लड़ते थे बेघर हो रहे थे। एक आदमी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, टाइबेरियस ग्राकुस। वह आम जनता का प्रतिनिधि, ट्रिब्यून ऑफ द क्राकस, प्लेब्स बना। उसने भूमि सुधार, अग्रेरियन रिफॉर्म का प्रस्ताव रखा। अमीरों से जमीन लेकर गरीबों में बांटना। सीनेट के अमीर सदस्य आगबूला हो गए। टाइबेरियस ने दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश की, जो परंपरा के खिलाफ था। और फिर वो हुआ जो रोम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हिंसा, वायलेंस फोरम में घुस आई। टाइबेरियस का अपना चचेरा भाई स्किपियो नासिका एक भीड़ लेकर आया। उनके पास तलवारें नहीं थीं। उन्होंने कुर्सियों के पाए और लकड़ी के डंडे उठाए। उन्होंने टाइबेरियस ग्रैकस और उसके 300 समर्थकों को पीट पीट कर मार डाला। उनके शवों को टाइबर नदी में फेंक दिया गया। यह रिपब्लिक के ताबूत में पहली कील थी। अब रोम में फैसले बहस डिबेट से नहीं बल्कि लठ, क्लब्स और खून से होने वाले थे। रोम की सैन्य जीतों पर एक काला साया पड़ गया था। जुगुर्था युद्ध। रोम एक बिकाऊ शहर है। 112 बीसी में अफ्रीका से एक नया संकट उभरा। न्यूमिडिया, जो रोम का पुराना दोस्त था, वहां गद्दी का झगड़ा शुरू हुआ। पुराने राजा के गोद लिए हुए बेटे जुगुर्था ने अपने सौतेले भाइयों को मार डाला। उसने सिर्फ भाइयों को नहीं मारा, उसने वहां रहने वाले रोमन व्यापारियों का भी कत्लेआम किया। रोम को मजबूरन युद्ध की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन जुगुर्था ने रोम की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी, भ्रष्टाचार, करप्शन। वह रोम आता, सीनेटरों को रिश्वत देता और शांति संधि करके वापस चला जाता। उसने रोम छोड़ते वक्त कहा था, उर्बेम वेनलम et mature perituram siem torem invenerit। यह शहर रोम बिक्री के लिए है और अगर कोई खरीदार मिल गया तो यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। जनता गुस्से से पागल हो रही थी। सीनेट बिकाऊ थी। आखिरकार एक नए रोमन जनरल गायस मारियस और उसके चालाक लेफ्टिनेंट लूसियस
कॉर्नेलियस सुल्ला ने कमान संभाली। सुल्ला ने धोखे से जुगुर्था को पकड़ लिया। उसे जंजीरों में रोम लाया गया और एक काल कोठरी में भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। जुगुर्था खत्म हुआ, लेकिन इस युद्ध ने दो दिग्गजों को जन्म दिया, मारियस और सुल्ला, जिनकी दुश्मनी आगे चलकर रोम को जला देगी। मैरियन रिफॉर्म्स। रोम की सेना बदल गई। जुगुर्था को हराने वाले गेयस मारियस ने रोम को हमेशा के लिए बदल दिया। उत्तर से जर्मनिक कबीले सिम्ब्री एंड ट्यूटोन्स हमला कर रहे थे। रोम को सैनिकों की जरूरत थी। पहले सिर्फ वही लोग सेना में भर्ती हो सकते थे जिनके पास जमीन होती थी। मारियस ने कहा, भाड़ में जाए नियम। 107 बीसी। मारियन रिफॉर्म्स। उसने गरीबों और भूमिहीन लोगों को सेना में भर्ती किया। उसने राज्य की तरफ से उन्हें हथियार और वेतन दिया। उसने हर लीजन को एक चांदी का ईगल दिया, जो उनकी पहचान बन गया। यह सुनने में अच्छा था, लेकिन इसका नतीजा भयानक था। अब सैनिक रोम के प्रति वफादार नहीं थे। वे अपने जनरल मारियस के प्रति वफादार थे, क्योंकि वेतन और रिटायरमेंट के बाद जमीन जनरल ही दिलाता था। मारियस ने अनजाने में वह हथियार बना दिया था जिससे भविष्य के तानाशाह सीजर सुल्ला रोम पर कब्जा करेंगे। प्राइवेट आर्मी। सिम्ब्रियन युद्ध। जब जर्मन आए, जब रोम जुगुर्था से लड़ रहा था, तब उत्तर से जर्मनिक कबीले सिम्ब्री और ट्यूटोन्स ने हमला किया। उन्होंने कई रोमन सेनाओं को नष्ट कर दिया। इटली खतरे में था। रोम में दहशत थी। उन्होंने मारियस को लगातार 5 बार, कुल 7 बार कांसल चुना, जो कानून के खिलाफ था। लेकिन जरूरत में कोई कानून नहीं होता। 101 बीसी तक अपनी नई सुधरी हुई सेना के साथ मारियस ने इन कबीलों का सफाया कर दिया। रोम बच गया। मारियस को रोम का तीसरा संस्थापक रोमुलस और कैमुलस के बाद कहा गया। रोम अजेय लग रहा था, लेकिन गुलामों का विद्रोह, अंदरूनी दीमक बाहर जीत, अंदर विद्रोह। सिसिली में गुलामों ने हथियार उठा लिए। प्रथम और द्वितीय सर्वाइल वॉर्स। 135 बीसी में एक गुलाम यूनस ने खुद को पैगंबर घोषित किया और विद्रोह कर दिया। रोमन सेना को इसे कुचलने में सालों लग गए। फिर 104 बीसी में दूसरा विद्रोह हुआ। हजारों गुलाम, जिन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था, रोम के लिए खतरा बन गए। भले ही रोम ने इन विद्रोहों को कुचल दिया, लेकिन यह साफ था कि रिपब्लिक की नींव हिल रही है। रोम का समाज टूट रहा था। अमीर और अमीर हो रहे थे। गरीब और गरीब गुलाम मालिक को मारना चाहते थे। इटली के सहयोगी एलाइस नागरिकता मांग रहे थे। तूफान आने वाला था। अगला अध्याय गुलामों का नहीं, बल्कि रोम के अपने साथियों का होगा। सोशल वॉर। और फिर मारियस और सुल्ला की तलवारें एक दूसरे से टकराएंगी। 91 बीसी। रोम दुनिया को जीत रहा था, लेकिन इटली जल रहा था। रोम के पुराने सहयोगी, जिन्होंने हर युद्ध में रोम के लिए खून बहाया था, अब गुस्से से भरे हुए थे। वो रोमन नागरिकता, सिटीजनशिप चाहते थे। वो बराबरी चाहते थे। लेकिन रोम का अहंकार आड़े आ गया। सीनेट ने उन्हें नागरिक मानने से मना कर दिया। नतीजा? सोशल वॉर लैटिन शब्द सोसी से बना। यह युद्ध 4 साल तक चला। यह रोम के लिए सबसे खतरनाक युद्ध था, क्योंकि दुश्मन उनकी ही तरह लड़ना जानता था। अंत में रोम ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन बहस हार गया। शांति बनाए रखने के लिए रोम को झुकना पड़ा और पूरे इटली के लोगों को नागरिक का दर्जा देना पड़ा। रोम अब एक शहर नहीं, बल्कि पूरा इटली बन चुका था। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। रोम के 2 दिग्गज गेयस मारियस और लूसियस कॉर्नेलियस सुल्ला के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। सुल्ला, जिसने जुगुर्था को पकड़ा था, अब रोम का सबसे ताकतवर जनरल था। लेकिन जब वह पूरब में युद्ध लड़ने जा रहा था, तो मारियस ने राजनीति करके उससे कमान छीन ली। सुल्ला का प्रतिशोध। रोम पर चढ़ाई सुल्ला ने वो किया जो आज तक किसी रोमन जनरल ने नहीं किया था। उसने अपनी वफादार सेना को मोड़ा और रोम पर ही हमला कर दिया। पहली बार रोमन लीजन्स रोम की सड़कों पर खून बहा रहे थे।
मारियस को भागना पड़ा। सुल्ला ने सत्ता संभाली, अपने दुश्मनों को मारा और फिर पूरब में मिथ्रडाटिक वॉर लड़ने चला गया। लेकिन जैसे ही सुल्ला गया, मारियस वापस आया। मारियस और उसके साथी सिन्ना ने रोम में आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर शुरू कर दिया। सुल्ला के समर्थकों का कत्लेआम किया गया, लेकिन मारियस की मौत हो गई और अब सुल्ला वापस आ रहा था। 83 BC सुल्ला इटली में उतरा। माउंट टिफाटा और कोलाइन गेट के युद्धों में उसने अपने विरोधियों को कुचल दिया। 82 BC में सुल्ला ने खुद को तानाशाह डिक्टेटर घोषित कर दिया। उसने प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट जारी की, यानी उन लोगों की लिस्ट जिन्हें कोई भी मार सकता था। रोम का फोरम कटे हुए सिरों से भर गया। रिपब्लिक अब नाम मात्र का रह गया था। स्पार्टकस। जब गुलामों ने जंजीरें तोड़ी, सुल्ला के बाद का दशक रोम के लिए नर्क जैसा था। 3 तरफ युद्ध चल रहे थे। स्पेन में विद्रोही सर्टोरियस, पूरब में जहर का राजा मिथ्रिडेट्स और घर के अंदर। तीसरा सर्वाइल वॉर 73 BC। कैपुआ के ग्लेडिएटर स्कूल से 70 गुलाम भाग निकले। उनका नेता था एक थ्रेसियन ग्लेडिएटर स्पार्टाकस। शुरुआत में रोम ने इसे हल्के में लिया। उन्हें लगा यह पुलिस का काम है, लेकिन स्पार्टाकस कोई साधारण गुलाम नहीं था। वह एक मिलिट्री जीनियस था। उसने औरतों, बच्चों और गुलामों को मिलाकर 1-0 से ज्यादा की फौज खड़ी कर ली। उसने कई रोमन सेनाओं को हराया। रोम डर गया। आखिरकार रोम के सबसे अमीर आदमी मार्कस क्रैसस ने कमान संभाली। क्रैसस क्रूर था। उसने अपनी ही सेना में डेसिमेशन, हर 10 में से 1 सैनिक को मारना लागू किया, ताकि सैनिक दुश्मन से ज्यादा अपने कमांडर से डरें। 71 BC क्रैसस और पॉम्पी ने मिलकर स्पार्टाकस को घेर लिया। विद्रोही गुलामों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया। डेसिमेशन। स्पार्टाकस लड़ते हुए मारा गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। जीत के बाद क्रैसस ने 6-0 गुलामों को रोम जाने वाले रास्ते आपियन वे पर सूली पर चढ़ा दिया। जूलियस सीजर का उदय। सुल्ला की नजर से बचकर 100 BC में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो इस पूरी कहानी को खत्म करने वाला था। गेयस जूलियस सीजर। उसकी शुरुआत बहुत खराब थी। वह मारियस का भतीजा था और सिन्ना का दामाद, यानी सुल्ला के दुश्मनों का रिश्तेदार। जब सुल्ला तानाशाह बना तो उसने सीजर से कहा, अपनी पत्नी को छोड़ दो। सीजर ने मना कर दिया। सुल्ला ने उसकी सारी दौलत, उसकी विरासत और उसका पुरोहित का पद छीन लिया। सीजर को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। सुल्ला ने भविष्यवाणी की थी, इस लड़के में मुझे कई मारियस दिखाई देते हैं। सीजर ने सेना ज्वाइन की और अपनी बहादुरी के लिए सिविक क्राउन जीता। सुल्ला की मौत 78 BC के बाद वह रोम लौटा। वह एक वकील बना, लेकिन वह रोम के गरीब इलाके सुबुरा में रहता था। सीजर और समुद्री लुटेरे। अहंकार की इंतहा 75 BC। 25 साल का सीजर एजियन सागर पार कर रहा था। रास्ते में सिलिशियन समुद्री लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। यह सीजर के चरित्र को समझने का सबसे बेहतरीन किस्सा है। लुटेरों ने कहा, तुम्हारी रिहाई के लिए हम 20 टैलेंट चांदी मांगेंगे। सीजर हंसा। उसने कहा, तुम नहीं जानते तुम किसे पकड़े हो? 20 बहुत कम है, कम से कम 50 टैलेंट मांगो। सीजर ने अपने साथियों को पैसा लाने भेजा और खुद लुटेरों के साथ 38 दिन रहा। वह उनसे डरा नहीं, वह उन पर हुक्म चलाता था। चुप रहो, मैं सो रहा हूं। वह उन्हें अपनी कविताएं सुनाता और अगर उन्हें पसंद ना आती तो उन्हें अनपढ़ कहता। वह मजे मजे में उनसे कहता, जिस दिन मैं छूटूंगा मैं वापस आऊंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। लुटेरे इसे मजाक समझकर हंसते थे। मजाक नहीं था। सीजर का बदला जैसे ही फिरौती दी गई और सीजर रिहा हुआ, उसने सबसे पहले क्या किया? वह घर नहीं गया। उसने तुरंत एक छोटी सेना और जहाज इकट्ठे किए। वह वापस उसी द्वीप पर गया जहां लुटेरे जश्न मना रहे थे।
उसने उन सबको पकड़ लिया। वह उन्हें लेकर परगमम गया और जैसा उसने वादा किया था, उसने उन सभी लुटेरों को सूली पर चढ़ा दिया। यह घटना ने दुनिया को बता दिया कि जूलियस सीजर कौन है। एक ऐसा आदमी जो न डरता है, न भूलता है और न ही माफ करता है। उसका अहंकार और उसकी निर्दयता अब रोम की राजनीति में भूचाल लाने वाली थी। अब रोम तैयार था प्रथम ट्रायम्विरेट के लिए। 3 सिर वाला राक्षस पॉम्पी, क्रैसस और सीजर अब रिपब्लिक को खाने वाला था। जूलियस और सीजर का साल समुद्री लुटेरों को सूली पर चढ़ाने के बाद सीजर रोम वापस आया। अब उसका ध्यान युद्ध से हटकर राजनीति पर था। वह जानता था कि रोम में ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, पद से मिलती है। उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, मिलिट्री ट्रिब्यून क्वेस्टर स्पेन में, एडाइल, और फिर पोंटिफेक्स मैक्सिमस रोम का मुख्य पुजारी। 60 बीसी तक सीजर स्पेन में गवर्नर बनकर इतनी दौलत और शोहरत कमा चुका था कि उसके सैनिकों ने उसे इम्पेरेटर, विजेता कमांडर, घोषित कर दिया। अब उसके सामने एक धर्म संकट था। रोम का कानून कहता था, अगर तुम्हें ट्रायम्फ, विजय जुलूस चाहिए तो सेना के साथ शहर के बाहर रुको। अगर तुम्हें कौंसिल का चुनाव लड़ना है तो सेना छोड़कर आम नागरिक बनकर अंदर आओ। सीजर ने जुलूस को लात मारी और सत्ता को चुना, लेकिन वह अकेले नहीं जीत सकता था। उसने एक गुप्त और ऐतिहासिक गठबंधन बनाया, प्रथम ट्रायम्विरेट। 3 लोग जिनके पास रोम की सारी ताकत थी। पॉम्पी द ग्रेट, सबसे महान जनरल; क्रैसस, सबसे अमीर आदमी; सीजर, सबसे चतुर राजनेता। सीजर ने इन दोनों पुराने दुश्मनों पॉम्पी और क्रैसस को एक किया। 59 बीसी में सीजर कौंसल बना। उसका साथी कौंसल था बिबुलस, लेकिन सीजर ने डरा धमकाकर बिबुलस को घर में कैद करवा दिया। रोम में मजाक चलने लगा, यह बिबुलस और सीजर का साल नहीं है, यह जूलियस और सीजर का साल है। सीजर ने गरीबों को जमीन दी, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया और अपने लिए अगला बड़ा कदम तय किया, गौल, आधुनिक फ्रांस की गवर्नरशिप। क्यों? क्योंकि जब तक वह गवर्नर है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। गौल की विजय। सीजर का मास्टर स्ट्रोक। सीजर को पैसा और मिलिट्री ग्लोरी चाहिए थी। गौल जीतने के लिए एकदम सही जगह थी। अगले 8 सालों तक सीजर ने गौल के जंगलों में खून की नदियां बहा दी। उसने दावा किया कि वह रोम की रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वह अपना साम्राज्य बना रहा था। उसने जर्मनिक कबीलों को हराया और पहली बार ब्रिटेन पर आक्रमण किया। 55 बीसी। भले ही ब्रिटेन का अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन रोमनों के लिए यह ऐसा था जैसे कोई चांद पर होकर आया हो। लेकिन गौल के लोगों ने हार नहीं मानी थी। एक महान सरदार वर्सिंजेटोरिक्स ने सारे कबीलों को एक कर लिया। उसने सीजर को कड़ी टक्कर दी, लेकिन एलिसिया के युद्ध, बैटल ऑफ एलिशिया में सीजर ने जो किया वह मिलिट्री इतिहास का चमत्कार है। सीजर ने दुश्मन के किले को घेरा और फिर खुद को बचाने के लिए अपने पीछे एक और दीवार बनाई। उसने वर्सिंजेटोरिक्स को हराया और गौल को हमेशा के लिए रोम का हिस्सा बना दिया। सीजर अब सिर्फ एक राजनेता नहीं था, वह रोम का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक जनरल बन चुका था। ट्रायम्विरेट का अंत और गृह युद्ध की आहट। सीजर जब गौल में जीत रहा था, रोम में सब कुछ बिखर रहा था। 53 बीसी। ट्रायम्विरेट का तीसरा पाया टूट गया। क्रैसस, सबसे अमीर आदमी, पार्थिया से युद्ध करने गया और मारा गया। कहा जाता है कि पार्थियंस ने उसके गले में पिघला हुआ सोना डाल दिया था। अब बचे सिर्फ 2 शेर, सीजर और पॉम्पी। पॉम्पी अब सीजर से जलने लगा था। सीनेट ने पॉम्पी को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने सीजर को संदेश भेजा, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, अपनी सेना वहीं छोड़ो और रोम वापस आओ ताकि हम तुम पर मुकदमा चला सकें। सीजर जानता था कि अगर वह बिना सेना के गया तो उसका करियर और शायद जान भी खत्म हो जाएगी। जनवरी 49 बीसी। सीजर अपनी एक लीजन 13 के साथ उत्तरी इटली की सीमा पर पहुंचा। वहां एक छोटी सी नदी बहती थी। रूबिकॉन कानून था कि कोई भी जनरल अपनी सेना के साथ इस नदी को पार नहीं कर सकता। यह देशद्रोह ट्रीसन था। रूबिकॉन पार।
पासा फेंका जा चुका है। सीजर नदी के किनारे खड़ा था। वह जानता था कि एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब है गृह युद्ध। उसने कुछ देर सोचा और फिर इतिहास के सबसे मशहूर शब्द कहे, आलिया याक्ता एस्ट, द डाई इज कैस्ट। पासा फेंका जा चुका है। सीजर ने नदी पार की। रोम में हड़कंप मच गया। सीनेट और पॉम्पी, जो सीजर को कमजोर समझ रहे थे, शहर छोड़कर भाग गए। उन्होंने रोम खाली छोड़ दिया और यूनान भाग गए ताकि सेना इकट्ठी कर सके। सीजर ने बिना लड़े रोम पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने पॉम्पी का पीछा नहीं छोड़ा। वह स्पेन गया, पॉम्पी के समर्थकों को हराया और फिर यूनान पहुंचा। फार्सालस का युद्ध, बैटल ऑफ फार्सालस। संख्या में कम होने के बावजूद सीजर ने पॉम्पी की विशाल सेना को हरा दिया। पॉम्पी अपनी जान बचाने के लिए मिस्र, इजिप्ट भागा। मिस्र का तोहफा और सीजर के आंसू। पॉम्पी मिस्र पहुंचा, यह सोचकर कि वहां का राजा टॉलमी सियाई उसका स्वागत करेगा। लेकिन टॉलमी के सलाहकारों ने सोचा कि सीजर को खुश करने का यह अच्छा मौका है। जैसे ही पॉम्पी नाव से किनारे पर उतरा, उसे चाकू मारकर मार डाला गया। उसका सिर काट लिया गया। कुछ दिनों बाद सीजर मिस्र पहुंचा। टॉलमी ने बड़े गर्व के साथ सीजर को एक टोकरी भेंट की। जब सीजर ने उसे खोला तो उसमें पॉम्पी का कटा हुआ सिर था। टॉलमी को लगा सीजर खुश होगा, लेकिन सीजर रो पड़ा। भले ही पॉम्पी उसका दुश्मन था, लेकिन वह उसका पुराना दोस्त और रोम का महान जनरल भी था। सीजर ने चिल्लाकर कहा, एक रोमन जनरल का सिर किसी विदेशी के हाथ से नहीं कटना चाहिए था। सीजर ने टॉलमी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और उसने किसका साथ दिया? टॉलमी की बहन और दुश्मन क्लियोपेट्रा का। सीजर और क्लियोपेट्रा का गठबंधन और प्रेम प्रसंग इतिहास बदल देगा। उन्होंने मिलकर टॉलमी को हराया और क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बना दिया। मिस्र, एशिया और अफ्रीका में अपने दुश्मनों को हराने के बाद 45 बीसी में सीजर रोम लौटा। उसने वो शब्द कहे, वेनी वीदी वीची। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता। अब रोम में कोई उसका विरोधी नहीं था। उसने खुद को डिक्टेटर परपेचुअल, जीवन भर के लिए तानाशाह, घोषित कर दिया। उसने रोमन कैलेंडर बदला, सीनेट में सुधार किए और गरीबों को अनाज दिया। वह अब राजा की तरह व्यवहार कर रहा था। वह बैंगनी रंग, पर्पल के कपड़े पहनता था। वह सोने की कुर्सी पर बैठता था। रोम की जनता उसे प्यार करती थी। लेकिन सीनेट के अंदर कुछ लोग, जिनमें उसका अपना दोस्त ब्रूटस भी शामिल था, अब अपनी चाकू तेज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रिपब्लिक को बचाने के लिए सीजर को मरना होगा। तारीख नजदीक आ रही थी, 15 मार्च, आइड्स ऑफ मार्च। सीजर अब रोम का मालिक था। वह मजिस्ट्रेट, ट्रिब्यून और कांसल सब कुछ अपनी मर्जी से चुन रहा था। ताकत उसके हाथ में थी, लेकिन समर्थन रेत की तरफ फिसल रहा था। सीनेट में नफरत तेजी से बढ़ रही थी। वो सीजर को एक तानाशाह, टायरेंट मान रहे थे जो रिपब्लिक को खत्म कर रहा है। साजिशें रची जा रही थीं। 60 से ज्यादा सीनेटर अपनी टोग के नीचे खंजर छिपाए फिर रहे थे। 15 मार्च 44 बीसी, द आइड्स ऑफ मार्च। उस सुबह सीजर की पत्नी कैल्पर्निया डर के मारे जाग गई। उसने एक भयानक सपना देखा था, सीजर का खून से लथपथ शरीर और घर का गिरना। उसने सीजर से भीख मांगी, आज सीनेट मत जाओ, मुझे अनहोनी का एहसास हो रहा है। सीजर मान गया। उसने बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुकने का फैसला किया, लेकिन साजिशकर्ता तैयार थे। उनमें से एक डेसिमस ब्रूटस, सीजर का भरोसेमंद, सीजर के घर पहुंचा। उसने सीजर के अहंकार को ललकारा। क्या रोम का तानाशाह अपनी पत्नी के बुरे सपनों से डरकर घर में छिपा रहेगा? सीनेट तुम्हारा इंतजार कर रही है सीजर। सीजर अपनी नियति फेट से अनजान डेसिमस के साथ चल पड़ा। यह उसकी आखिरी यात्रा थी। 23 खंजर। सीनेट में कत्लेआम। सीजर सीनेट हाउस, थिएटर ऑफ पॉम्पी पहुंचा। उसके सबसे वफादार दोस्त और बॉडीगार्ड मार्क एंटनी को साजिशकर्ताओं ने बातों में उलझाकर दरवाजे पर ही रोक लिया। सीजर अकेला अंदर गया। वह अपनी स्वर्ण कुर्सी पर बैठा। तभी सीनेटर टिलियस सिम्बर उसके पास आया, अपने भाई की रिहाई की मांग करते हुए। सीजर ने मना किया तो सिम्बर ने सीजर का टोग पकड़कर खींचा। सीजर चिल्लाया, यह हिंसा क्यों? वाई?
दिस इज वायलेंस। ये इशारा था। पीछे से कास्का ने अपना खंजर निकाला और सीजर की गर्दन पर वार किया। सीजर ने कास्का का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, गद्दार कास्का, ये क्या कर रहे हो? कास्का डर गया और चिल्लाया, भाई मदद करो। और फिर नर्क टूट पड़ा। सारे साजिशकर्ता उस पर टूट पड़े। सीजर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह निहत्था था। उसे एक के बाद एक खंजर मारे गए। जब उसने देखा कि उसका अपना, जिसे वह बेटा मानता था, मार्कस ब्रूटस खंजर लिए खड़ा है, तो सीजर ने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने अपना चेहरा टोक से ढक लिया। 23 बार रोम का सबसे महान आदमी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। और वह कहां गिरा? अपने पुराने दुश्मन पॉम्पी की मूर्ति के कदमों में। पॉम्पी को आखिर अपना बदला मिल गया था। वसीयत का धमाका। एंटनी वर्सेस ऑक्टेवियन हत्या के बाद ब्रूटस और उसके साथी सड़कों पर दौड़े, चिल्लाते हुए, रोम आजाद है, तानाशाह मर गया। उन्हें लगा जनता उनका स्वागत करेगी, लेकिन रोम में सन्नाटा था। और फिर गुस्सा। जनता सीजर से प्यार करती थी। मार्क एंटनी, जो अपनी जान बचाकर भागा था, वापस आया। उसने सीजर के खून से सने कपड़े जनता को दिखाए और भीड़ को हत्यारों के खिलाफ भड़का दिया। हत्यारों, लिबरेटर्स को रोम छोड़कर भागना पड़ा। एंटनी को लगा कि अब सीजर की गद्दी उसकी है। उसने सीजर की वसीयत विल खोली और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। सीजर ने अपना सारा पैसा और अपना नाम एंटनी को नहीं, बल्कि अपने 18 साल के बीमार भतीजे गेयस ऑक्टेवियस को दिया था। सीजर ने उसे गोद लिया था। वह अब गेयस जूलियस सीजर ऑक्टेवियन बन गया था। एंटनी एक बच्चे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। मुटिना का युद्ध, सीज ऑफ मुटिना। सीनेट ने उन्हें लड़वाया, लेकिन ऑक्टेवियन बहुत चालाक था। दूसरा ट्रायम्विरेट, खूनी बदला। ऑक्टेवियन समझ गया कि सीनेट उसका इस्तेमाल कर रही है। उसने अपने दुश्मन मार्क एंटनी और एक अन्य जनरल लेपिडस के साथ हाथ मिला लिया। दूसरा ट्रायम्विरेट, सेकंड ट्रायम्विरेट। यह गठबंधन दोस्ती का नहीं, जरूरत का था। उन्होंने सबसे पहले रोम में सफाई शुरू की। उन्होंने अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाई। सैकड़ों सीनेटर और अमीर लोग मारे गए। महान वक्ता सिसेरो का सिर और हाथ काट दिए गए, क्योंकि उसने एंटनी के खिलाफ बोला था। रोम की सड़कें फिर से खून से रंग दी गईं। अब उनका लक्ष्य साफ था, सीजर के हत्यारों ब्रूटस और कैसियस को खत्म करना। फिलिपी का युद्ध, रिपब्लिक की आखिरी सांस। हत्यारे ब्रूटस और कैसियस पूरब में विशाल सेना लेकर बैठे थे। 42 बीसी। एंटनी और ऑक्टेवियन अपनी सेना लेकर यूनान, ग्रीस पहुंचे। फिलिपी का युद्ध, बैटल ऑफ फिलिपी, यह 2 लड़ाइयों की कहानी थी। पहली लड़ाई में एंटनी ने कैसियस को हराया। कैसियस को लगा कि ब्रूटस भी हार गया है, जो सच नहीं था। हताशा में कैसियस ने उसी खंजर से आत्महत्या कर ली जिससे उसने सीजर को मारा था। अब ब्रूटस अकेला था। दूसरी लड़ाई में एंटनी और ऑक्टेवियन की सेनाओं ने ब्रूटस को घेर लिया। हार सामने देखकर ब्रूटस ने भी आत्महत्या कर ली। सीजर के हत्यारे मर चुके थे। ब्रूटस की लाश को देखकर एंटनी ने उसे सम्मान दिया और कहा, यह उन सब में सबसे सम्मानजनक, नोबलेस्ट रोमन था, क्योंकि सिर्फ ब्रूटस ने सीजर को रोम के लिए मारा था। बाकी सब ने जलन में। दुनिया का बंटवारा। अब सिर्फ 2 शेर फिलिपी के मैदान में रिपब्लिक की आखिरी उम्मीद भी मर गई। अब दुनिया का बंटवारा हुआ। लेपिडस को अफ्रीका मिला, वह कमजोर था। ऑक्टेवियन को पश्चिम रोम और यूरोप मिला। मार्क एंटनी को पूरब, एशिया और मिस्र मिला। एंटनी पूर्व की ओर गया, अपनी ताकत बढ़ाने और पैसे इकट्ठे करने, और वहां उसकी मुलाकात उस औरत से होने वाली थी जो सीजर की कमजोरी थी, मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा। एंटनी और ऑक्टेवियन अभी दोस्त दिख रहे थे, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आखिरी युद्ध, द फाइनल वॉर, अभी बाकी था। रोम का मालिक सिर्फ एक हो सकता था, और वह बनने वाला था इतिहास का पहला सम्राट। फिलिपी के युद्ध के बाद जब ब्रूटस की लाश मिली,
तो मार्क एंटनी ने अपना बैंगनी लबादा पर्पल रोब उतार कर उस पर डाल दिया। यह सम्मान था उस आखिरी सच्चे रोमन के लिए, लेकिन सम्मान के साथ ही दोस्ती भी दफन हो गई। दूसरा ट्रायम्विरेट अब दुनिया को बांटने लगा। एंटनी ने अमीर पूरब लिया, ऑक्टेवियन ने पश्चिम रोम वेस्ट लिया, और लेपिडस उसे अफ्रीका का छोटा हिस्सा देकर साइडलाइन कर दिया गया। एंटनी पूरब गया और पार्थिया से लड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन वहां उसकी मुलाकात फिर से क्लियोपेट्रा से हुई। जैसे सीजर उसके जादू में फंसा था, एंटनी भी फंस गया। लेकिन रोम में एंटनी की पत्नी फुल्विया चुप नहीं बैठी थी। उसने और एंटनी के भाई ने मिलकर ऑक्टेवियन के खिलाफ बगावत कर दी। पेरुसीन वॉर। ऑक्टेवियन ने इसे कुचल दिया, लेकिन एंटनी और ऑक्टेवियन के बीच दरार आ गई। युद्ध टालने के लिए एक समझौता हुआ। एंटनी ने अपनी पत्नी फुल्विया की मौत के बाद ऑक्टेवियन की बहन ऑक्टाविया से शादी कर ली। यह शादी एक राजनीतिक बैंडेज थी जो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। लेपिडस की मूर्खता और सेक्सटस पॉम्पी का अंत रोम के लिए एक और सिरदर्द था। सेक्सटस पॉम्पी, महान पॉम्पी का बेटा, जिसने सिसिली पर कब्जा कर लिया था और समुद्री लुटेरों की मदद से रोम का अनाज रोक दिया था। ऑक्टेवियन हार रहा था। उसे अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और महान एडमिरल मार्कस अग्रिपा की मदद लेनी पड़ी। अग्रिपा ने एक नई नेवी बनाई और नॉलुकस के युद्ध बैटल ऑफ नॉलुकस में सेक्सटस को बुरी तरह हराया। सेक्सटस भाग गया और बाद में मारा गया, लेकिन जीत के बाद एक अजीब घटना हुई। तीसरे साथी लेपिडस ने सोचा कि वह ऑक्टेवियन को धोखा देकर सिसिली पर कब्जा कर सकता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ऑक्टेवियन निडर होकर लेपिडस के कैंप में गया। लेपिडस के सैनिक ऑक्टेवियन की पर्सनालिटी देखकर उसके साथ हो गए। लेपिडस को ट्रायम्विरेट से लात मारकर निकाल दिया गया। अब दुनिया में सिर्फ दो लोग बचे थे, ऑक्टेवियन और एंटनी। अलेक्जेंड्रिया का दान और प्रोपेगेंडा युद्ध उधर पूरब में। एंटनी पार्थिया के खिलाफ अभियान में बुरी तरह फेल हुआ। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह क्लियोपेट्रा की बाहों में वापस चला गया। उसने अब छिपाना बंद कर दिया। उसने ऑक्टेवियन की बहन अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। यह रोम का अपमान था, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने एक समारोह में की, डोनेशंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। एंटनी ने रोम के जीते हुए इलाके क्लियोपेट्रा और उसके बच्चों को बांट दिए। उसने सीजर और क्लियोपेट्रा के बेटे सीजरियन को सीजर का असली वारिस घोषित कर दिया। ऑक्टेवियन को बस इसी मौके का इंतजार था। उसने एंटनी की वसीयत विल को सीनेट में गैरकानूनी तरीके से खोला और पढ़कर सुनाया। मार्क एंटनी रोम में नहीं बल्कि मिस्र में क्लियोपेट्रा के साथ दफनाया जाना चाहता है। रोम की जनता भड़क गई। उन्हें लगा एंटनी अब रोमन नहीं रहा, वह एक मिस्र का गुलाम बन गया है। ऑक्टेवियन ने बहुत चालाकी से युद्ध की घोषणा एंटनी पर नहीं बल्कि क्लियोपेट्रा पर की, ताकि यह गृहयुद्ध न लगे, बल्कि एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ युद्ध लगे। एक्टियम का युद्ध। आखिरी फैसला 31 बीसी, सितंबर 31 बीसी। आयोनियन सागर में दो विशाल बेड़े आमने सामने आए। एक्टियम का युद्ध। एक तरफ एंटनी और क्लियोपेट्रा के विशाल जहाज थे, दूसरी तरफ ऑक्टेवियन के छोटे तेज जहाज थे जिनका नेतृत्व जीनियस एडमिरल अग्रिपा कर रहा था। एंटनी के सैनिक मलेरिया और भूख से मर रहे थे। वे उसका साथ छोड़ रहे थे। युद्ध के बीच में ही क्लियोपेट्रा ने देखा कि वो हार सकते हैं। उसने अपने 60 जहाज मोड़े और युद्ध के मैदान से भाग गई। और फिर एंटनी ने वो किया जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उसने अपनी लड़ती हुई सेना को छोड़ दिया और प्यार के पीछे भाग गया। बिना कमांडर के एंटनी की सेना ने सरेंडर कर दिया। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह एक शर्मनाक अंत था। सांप का डंक और सीजेरियन का अंत। अगले साल ऑक्टेवियन मिस्र अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। एंटनी को झूठी खबर मिली कि क्लियोपेट्रा मर गई है। दुख में उसने खुद को तलवार मार ली। वह मरते मरते क्लियोपेट्रा के पास पहुंचा और उसकी बाहों में दम तोड़ा। क्लियोपेट्रा को ऑक्टेवियन ने जिंदा पकड़ना चाहा,
ताकि वह उसे रोम में जंजीरों में घुमा सके। लेकिन क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी फिरौन, किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती थी। किंवदंती कहती है कि उसने एक जहरीले सांप आस्प से खुद को डसवा लिया और आत्महत्या कर ली। एंटनी और क्लियोपेट्रा गए, लेकिन एक खतरा बाकी था। सीजरियन, सीजर का बेटा। ऑक्टेवियन ने उसे मरवा दिया, यह कहते हुए, 2 सीजर बहुत ज्यादा हैं। 2 सीजर्स आर 1 टू मैनी। ऑगस्टस। गणतंत्र मरा, साम्राज्य अमर हुआ। ऑक्टेवियन रोम वापस लौटा। अब उसका कोई दुश्मन नहीं था, वह अकेला मालिक था। उसने बड़ी चालाकी से कहा कि वह रिपब्लिक बहाल कर रहा है, लेकिन असल में उसने सारी ताकत अपने पास रखी। 27 बीसी में सीनेट ने उसे एक नया नाम दिया, ऑगस्टस। ऑगस्टस यानी महान, पवित्र। वह रोम का पहला सम्राट, फर्स्ट एम्परर बना। 500 साल पुराना रोमन रिपब्लिक मर चुका था। सीजर, पॉम्पी, एंटनी, ब्रूटस सब इतिहास बन गए थे। अब शुरू हुआ रोमन एम्पायर और पैक्स रोमाना, रोम की शांति का स्वर्ण युग। एक शहर जो कीचड़ की ईंटों से शुरू हुआ था, अब संगमरमर, मार्बल का बन गया था। और इस तरह इतिहास का सबसे महान राजनीतिक नाटक समाप्त हुआ।